नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और आज हम अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे फर्जी लोन से बचकर। तुरंत लोन पाने के चक्कर में लोग खुद तबाही की राह पर अपने आप को ले जाते हैं और भोपाल में अब बीटेक के छात्र निशांक की मौत के मामले में भी कुछ ऐसा ही निकल करके सामने आया है। हालांकि मौत को लेकर के कई तरह की बातें हैं, हत्या से आत्महत्या तक, लेकिन निशांक की मौत को लेकर के जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। अब साइबर सेल ने इस मामले में एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसके मुताबिक निशांक की हत्या नहीं की गई, निशांक के मोबाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मौत से कुछ मिनट पहले उसके विवादित पोस्ट सर्च किए जाने की बात सामने आई है। और यह भी पता चला है कि मौत से 6 मिनट पहले निशांक ने अपने माता पिता को कॉल लगाया जो रिसीव नहीं हुआ। यही नहीं, उसने मोबाइल का कुछ डेटा डिलीट भी किया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ वो ये कि सुसाइड की वजह 15 ऐप से कर्ज लेने को माना जा रहा है, जिसमें स्लाइस, धनी, एम पॉकेट जैसे एप्लीकेशन से निशांक ने लोन लिया और यही लोन अब उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना। इसके चलते उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने को ठान लिया। तो निशांक की मौत के मामले में खुलासा यह हुआ, एसआईटी को साइबर सेल ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें जो लोन ऐप है उससे लोन लिया गया और लोन को नहीं चुका पाने के चलते निशांक ने आत्महत्या कर ली या उसने सुसाइड के बारे में सोचा, ये फिलहाल अभी इसमें सामने आया है। तो आपको यह भी बता दें कि 24 जुलाई को निशांक राठौर का शव भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के बरखेड़ा मिटघाट इलाके में रेलवे लाइन पर मिला था। उसके मोबाइल के आखिरी मैसेज सरतन से जुदा वाले मैसेज को लेकर के उसकी हत्या का शक जताया जा रहा था। लिहाजा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले की जांच के लिए रायसेन पुलिस को एसआईटी के गठन के निर्देश दिए और अब इस मामले की जांच में निशांक के कर्ज की वजह से सुसाइड करने का खुलासा हुआ है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना किसी छानबीन के तुरंत लोन पाने के चक्कर में लोग ऐसे ऐप की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं और लोन लेने के बाद फिर उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उन पर लोन चुकाने वालों का दबाव होता है और इसलिए तरह तरह के तिकड़म भी इसको लेकर के अपनाए जाते हैं। फिर लोन की राशि से कई गुना ज्यादा राशि चुकाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है। इसको लेकर के ग्वालियर के क्राइम ब्रांच ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें क्या कुछ लिखा है आइए आपको बताते हैं। तो फर्जीवाड़े से बचाव के तरीके आपको बता दें कि इंटरनेट से जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं और खासतौर से लोन से संबंधित, तो उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको आपको जांचना चाहिए। तुरंत लोन देने वाले एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से आप बचें, क्योंकि जितना जल्दी लोन आपको मिल रहा है उतनी ही ज़्यादा आप समझिए कि उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको परेशान करने वाली हैं। लोन एप्लीकेशन पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, अपलोड आपको करने पड़ते हैं। फ़ोन पर बताए किसी खाते या मोबाइल नंबर में ऐप पर पेमेंट भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ आपसे सुविधा शुल्क के नाम पर या कन्वीनियंस फी के नाम पर भी आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। इसके अलावा फोन पर किसी से व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी को भी आपको साझा नहीं करना चाहिए जब भी आप इस तरह से कोई लोन ले रहे हैं। अब साइबर फ्रॉड होने पर नजदीक के पुलिस थाने में आप जाकर के इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपकी परेशानी कम नहीं हो रही है या फिर ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो फिर आप साइबर फ्रॉड में जाकर के या फिर साइबर सेल आपके नजदीक जो भी है वहां पर आप शिकायत जरूर करवाएं और www.cybercrime.nic पर जाकर के आप इसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं या वहां पर भी जाकर के आप अपनी सब परेशानी को बता सकते हैं। तो घबराने की जरूरत या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो सबसे पहले आपको जानना यह है कि आप जो लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं वो क्रेडिबिलिटी उसकी क्या है, क्या वो सही है, क्या वो सही तरीके से लोगों को लोन दे रहा है या फिर उसके रीपेमेंट का प्रोसेस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको समझ लेना चाहिए और जब आप ये समझ के लोन लेंगे तो आपको फिर इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी।
तो अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी में फर्जीवाड़े से बचने के लिए तरीके क्या हो सकते हैं, ये भी बताए हैं। इसको भी आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तो फोन पर किसी से व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी साझा ना करें। और क्राइम ब्रांच ग्वालियर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आपको क्या नहीं करना है। इंटरनेट पे कई सारे एप्लीकेशन हैं, इसके जरिए कम राशि के लोन तुरंत अप्रूव करके ग्राहक के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। और इन एप्लीकेशन से फोन पर इंस्टॉल करके इस्तेमाल करने पर फोन कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा, मीडिया फाइल्स, इन सब का एक्सेस मांगा जाता है। ग्राहक जल्दी लोन मिलने के लालच में सारे एक्सेस ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन को दे देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एप्लीकेशन का उपयोग करके अपराधी आपके मोबाइल से डाटा चुराकर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों के मोबाइल नंबर, मीडिया फाइल्स इत्यादि कॉपी कर लेते हैं और बाद में आपके पास आपके परिचितों को अलग अलग व्हाट्सएप पर नंबर से या फर्जी नंबरों के जरिए आपके अश्लील एडिट किए हुए फोटो और आपके विरुद्ध अपमानजनक पोस्ट लिखते हुए आपको दिए गए लोन के एवज में कई गुना ज्यादा राशि जमा कराने के लिए मजबूर करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लोन ऐप है इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। और जब आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सारे ऐप्स हैं उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो गलत ही हैं, लेकिन आपको उसकी क्रेडिबिलिटी को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो आपको जल्दी लोन के चक्कर में लोन तो देते हैं लेकिन फिर आपको दूसरी तरह से परेशान करना भी शुरू करते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशानी का सबब बनता है। और अभी हाल का ही जो घटनाक्रम जिसको हमने आपको बताया उसमें ये लोन ऐप भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण रहा है। कई ऐप से लोन लेना और उसके बाद उनके रीपेमेंट को करने का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, या कई गुना ज़्यादा जब आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं तो आपके लिए दिक्कतें आगे आने वाले समय में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको समझना है और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को लेकर के अवेयर रहेंगे या जितना ज़्यादा आप खुद जागरूक रहेंगे, उतने ही कम चांसेस हैं कि आप इस तरह के फर्जीवाड़े में फंसें। और इसलिए इन लोन ऐप से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और आइए अब इसी पर बातचीत करते हैं। सुधीर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी हैं साइबर क्राइम के। सुधीर अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ में। सुधीर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ये बड़ा कॉमन हो गया है, बहुत सारे सजेशंस लोगों को दिखते हैं या अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं जिसमें एक ऐप के जरिए आपको लोन दिया जा रहा है, इस तरह का कुछ हम लोग ऐड देखते हैं। दरअसल इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लोग अपने आप को सावधान रखें, सतर्क रखें, और दूसरा यह है कि इनको कैसे हम ये समझ पाएं कि ये हमारे लिए घातक हो सकता है, इसको कैसे हमको आइडेंटिफाई करना, अगर आप इसको थोड़ा सा बता पाएं बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जी जी जी, देखिए, जहाँ तक लोन देने वाले ऐप्स की बात है तो अब जो डिजिटल जो समय आ गया है, सारा कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो उसी तरह से लोन भी ऑनलाइन सैंक्शन किए जा रहे हैं बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा। तो इन संस्थाओं को हम दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो जेन्युइन टाइप के हैं, जो एक्चुअली में लोन देते हैं और प्रॉपरली जो उनके इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें रिपेमेंट करने के लिए वो कहते हैं, और दूसरे वो है जो नॉन जेन्युइन या फ्रॉड लोन ऐप हैं। तो ये फ्रॉड लोन ऐप हैं, ये बेसिकली इनका काम लोन देना नहीं है, केवल चीटिंग करना है लोगों को। तो ये लोन ऐप जब भी आप यदि इन किसी ऐसे लोन ऐप वालों के पास पहुंचते हैं, ड्यू टू मैसेज या किसी तरह से भी ये ल्योर करते हैं, लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं मैसेजेस भेज के और कॉल करके या किसी भी तरह से, या ऐड देके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब भी कोई विक्टिम हमारा उधर पहुंचता है तो वो लोन ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, और उस लोन ऐप के साथ मालवेयर उसके विक्टिम के मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की परमिशंस वो लोन ऐप ले लेते हैं, और जैसे ही लोन सैंक्शन होता है वैसे ही वो उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। उसके कॉन्टैक्ट्स में जो नंबर होते हैं, उसके गैलरी के पिक्स को भेज के या किसी भी तरह से कॉल करके उसके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है, उनको कॉल करके वो इसके बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा रिपेमेंट करने के लिए इसको प्रेशराइज करते हैं। तो हमें डिफरेंशिएट करना एक आम आदमी के लिए यदि मैं बात करूं तो कई बार बहुत कठिन हो सकता है। इवन कई बार विशेषज्ञ के लिए भी कठिन हो सकता है कि कौन सा लोन ऐप जेन्युइन है और कौन सा नहीं है। तो मेरा सीधा सा सजेशन ये रहेगा कि ऑनलाइन लोन लेने से इस समय यदि बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम ऑफलाइन तरीका भी लोन का अपना सकते हैं, क्योंकि कौन सा जेन्युइन है कौन सा जेन्युइन नहीं है इसको डिफरेंशिएट करना काफ़ी कठिन हो सकता है। नहीं नहीं, ये तो बहुत टेक्निकल इशू है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर के, क्योंकि जो लोग बड़ा अवेयर हैं या जिन लोगों के पास थोड़ी सी इन सारी चीजों की जानकारी होती है, उनके जहन में भी अब ये आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कहीं से लोन लिया है तो उनके साथ भी इस तरह की जो चीजें हैं वो होनी शुरू हो जाएं। तो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये फर्जीवाड़ा हो सकता है आपके साथ में, या अगर आप ये समझ गए कि आपके साथ इस तरीके से कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो ऐसे समय में लोग क्या कर सकते हैं, उनको हेल्प कहां से मिल सकती है, अगर इसको थोड़ा सा विस्तार से आप बता पाएं। देखिए, जहाँ तक मैं समझा हूँ इस तरह के जो गैंग हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, जो इस तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, वो लोन देने के तत्काल बाद ही इस तरह की एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो यदि किसी के पास 2 साल पुराना या 5 साल पुराना लोन है तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत है। बस वो जो है एज उनके जो टर्म्स कंडीशंस हैं उसके अनुसार रिपेमेंट करते जाएं, और नहीं भी करेंगे तो उसके ऊपर उनका फाइन करने का जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ही उसमें जो है वो एक्ट करेंगे। इस तरह से नहीं कि चीटिंग करके और एक्सप्लॉइट करें या उनको किसी भी तरह से परेशान करें। तो पुराने जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको इससे चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, यदि इस तरह के लोन ऐप के उसमें कोई यदि फंस जाता है तो उसको निश्चित रूप से रिपोर्ट ही करनी पड़ेगी, और रिपोर्ट के लिए जैसा कि आपने बताया अपने निकटतम थाने में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, और आपका शहर का जो है एक साइबर नोडल थाना है उसमें भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सुधीर जी, लोगों को खासतौर से साइबर क्राइम या इन सारी चीजों को लेकर के बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि अभी उतनी जागरूकता नहीं है जितना वो इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन में एक चीज बड़ा कॉमन है, मोबाइल तो लोगों के हाथ में है, लेकिन फ्रॉड के बाद वो क्या करें उनको समझ में नहीं आता है। क्या नॉर्मल थाने में भी जाकर के वो इन चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं, या साइबर क्राइम के अंतर्गत ही उनको साइबर सेल में ही जाना होगा? थोड़ा सा इसको अगर और आप बेहतर तरीके से बताएं हमारे दर्शकों के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा आसानी होगी जिनको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है। तो रिपोर्टिंग के लिहाज से सभी थानों को रिपोर्टिंग के लिए अथॉराइज किया गया है, और जनता की सुविधा की दृष्टि से सभी थानों को आदेशित किया गया है कि कोई भी रिपोर्ट आती है यदि साइबर क्राइम से संबंधित, तो वो रिपोर्ट आवश्यक रूप से लें। समय समय पर स्टेट साइबर पुलिस के द्वारा भी थानों को, थाने के अधिकारियों को शिक्षित किया जाता है कि किस तरह से रिपोर्ट लेनी है और किस तरह से कम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका कैसे अदा करनी है। और इसके बाद जो इंटरनल मेथोडोलॉजी है, इंटरनल मैकेनिज्म है, उसके अंतर्गत शिकायत को उचित प्लेटफॉर्म पर भेजा जा सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट में जो साइबर अधिकारियों की टीम होती है उसके संपर्क में सभी थाने वाले रहते हैं, और वहाँ से वो आवश्यक मार्गदर्शन या आवश्यक सलाह ले सकते हैं। सुधीर जी, चूंकि साइबर क्राइम हम लोग देखते हैं कि हर दिन कुछ एक नया रूप ले लेता है। अब ये फर्जी लोन ऐप के जरिए जो एक्सटॉर्शन या लोगों को परेशान करना, या लोन के अमाउंट से बहुत ज्यादा राशि आपसे मांगी जा रही है, इसको लेकर के आप लोगों की तरफ से एडवाइजरी क्या है, या कैसे लोग अपने आप को सतर्क रखें? जैसे आपने कहा कि आप कोशिश करें कि ऑफलाइन ही लोन लें, लेकिन इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, या अगर किसी को ऑनलाइन लोन लेना भी है तो वो किन बातों का ख्याल रखे विशेषतः, अगर आप इसको बता पाएं थोड़ा। देखिए, एडवाइजरी स्टेट साइबर पुलिस के द्वारा भी इसमें जारी की गई थी पिछले माह, जो हमने सभी जगह सर्कुलेट की है। काफ़ी सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भेजकर सर्कुलेट करने का प्रयास किया गया था, और काफ़ी उसका रीच रहा है। इसके बाद भी समय समय पर जिला पुलिस के अलग अलग जिला पुलिस के अधिकारियों द्वारा भी इसमें एडवाइजरी जारी की गई है। विभिन्न साइबर सेलों द्वारा भी जारी की गई है एडवाइजरी। यदि हम सारी एडवाइजरीज को यदि हम बहुत संक्षेप में यदि बताना चाहें, तो जो इसकी मेथोडोलॉजी है उसी पर हमें जाना होगा। जो मैंने आपको बात बताई कि हम ऑनलाइन लोन लेने से बचें, वो बेसिकली एक बहुत ही एक लेमैन के लिए, जिसमें हमें कोई भी जानकारी यदि नहीं है तो उसके लिए ये ज़रूरी है। बट यदि हम उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो जब भी कोई लोन सस्ती दरों पर, कम ब्याज दर पे, इजी लोन, इंस्टेंट लोन देने की बात करता है, वहाँ हमें सतर्क होना पड़ेगा।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको यदि लोन कम दर पे दे रहा है, दैट मीन कुछ ना कुछ दाल में काला है। आपको इजीली दे रहा है, रिपेमेंट है, कम इंटरेस्ट दे रहा है, वहां पर हमको सतर्क होना पड़ेगा। हमारे मन में एक घंटी बजना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद लोन ऐप जैसे ही वो डाउनलोड करने के लिए आएगा कि आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप की परमिशन में जाके देखना होगा। यदि थोड़ा सा अवेयर है उसके बारे में, इसके सॉफ्टवेयर और उसमें थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, तो उसकी ऐप परमिशंस जाके देखेंगे तो उसमें गैलरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट और बहुत सारी ऐसी परमिशंस वो मांग रहा होगा जो कि उसको कहीं से आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की परमिशंस यदि दे रहे हैं, उनको परमिशंस को यदि डिनाई करेंगे तो वो लोन ऐप इंस्टॉल ही नहीं होगा और एज ए रिजल्ट की वो लोन आपको सैंक्शन नहीं करेंगे। तो हमें ऐप परमिशंस यदि हम देख लेंगे तो हम उसमें बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन सुधीर जी, अभी आपके पास क्या इस तरीके के कोई केसेस आपके जहन में हैं जिसमें आप ये बता सकें कि कार्रवाई आप लोग कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं? क्योंकि जिनको एक्सटॉर्शन की कॉल आनी शुरू हुई या जिनको इस तरह से परेशान किया गया, उनके सगे संबंधियों के नंबर निकाल करके उनको व्हाट्सएप के जरिए या दूसरी तरीके से अगर परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प कैसे करते हैं आप लोग, और इस दिशा में कैसे और बेहतर तरीके से फुल प्रूफ या इसको और सिक्योर करने का जो प्रयास है आप लोग कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा इसको बता पाए आप। देखिए, यदि कोई लोन ऐप के इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके शिकार हो गए हैं और उनके पास कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, तो फिर उसको ट्रेस करने का एक विशेष तरीका होता है और उस तरीके के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, इस तरह से एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, उन तक पहुँचें। और इसके साथ ही एक और भी रहता है कि हम जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसको भी काउंसिल करने का प्रयास करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे इस तरह की स्थिति में वो फंस जाता है, तो मानसिक रूप से जो परेशान हो जाता है, तो उसकी परेशानी को कम करने के लिए भी हम लोग काउंसलिंग थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। सुधीर जी, अभी तक क्या ये जो फर्जी लोन ऐप है, इससे लोन सैंक्शन हुआ है, किसी को लोन मिला है, उसके खाते में गया है, उसके बाद उनको परेशान किया गया है, या सिर्फ उनका मोबाइल का एक्सेस लेकर के परेशान किया गया है, एक्सटॉर्शन उनको दिया जा रहा है? किस तरीके के केसेस आते हैं जनरली? इन जनरल कैसे आप लोग उसको डील करते हैं? मेरा जो अनुभव है, जैसे ही लोन ऐप किसी ने डाउनलोड कर लिया, वैसे ही उसके साथ ये घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि उसको लोन सैंक्शन होकर उसके अकाउंट में डिपॉजिट भी हो। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि लोन डिपॉजिट नहीं भी हुआ उसके अकाउंट में और इसके बाद भी उसको परेशान करने की बातें शुरू हो जाती हैं। इसलिए मेन चीज जो है, इसमें लोन ऐप को डाउनलोड करने से बचना है हमें, और फ्रॉडस्टर का लोन ऐप है उससे हमें बचना है। तो वही डिफरेंशिएट करने वाली बात है कि वो क्या ऐप परमिशंस ले रहा है और उस परमिशन को हमें, जो अनावश्यक परमिशंस है जो हमारी प्राइवेसी से जुड़ी हुई है, हमारी मोबाइल की गैलरी में जो पिक्स हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट और बहुत सारी चीजें जो है, उसकी परमिशन हम नहीं। लेकिन सुधीर जी, आजकल तो ज्यादातर ऐप हम लोग देखते हैं, कोई भी ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसमें ये सारी परमिशंस तो इन जनरल भी बड़ी मांगी जाती हैं। तो फिर कैसे हम लोग, जो जेन्युइन ऐप हैं या जिनसे लोगों को लोन मिला हुआ है, उन लोगों ने भी इस तरह का परमिशन दिया हुआ है, तो जो लोग इसके जानकार हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर मान लिया कोई लोन लेना ही चाह रहा है किसी को, जैसे आपने कहा कि ऑफलाइन लें, ये ज्यादा बेहतर है, आप सिक्योर रहेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन ले रहे हैं, फिर अब उनके जहन में भी सवाल है कि पता नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं है, ये फर्जी तो नहीं है, क्योंकि आजकल एक्सेस तो हर चीज का मांगते ही है। नहीं, देखिए, यही समस्या की मेन जड़ है। कोई भी ऐप क्यों परमिशन लेगा? यदि कोई ऐप हमको कॉल के लिए अलाउ करता है, कॉल करना आवश्यक है, तब तो वो कॉल की परमिशन मांगेगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन मांग सकता है। अदरवाइज यदि कोई ऐप को कॉल नहीं करना है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की क्यों जरूरत होनी चाहिए? ये अवेयरनेस जो है, ये धीरे धीरे करके लोगों में आएगी और अभी पर्याप्त अवेयरनेस नहीं है। दैट्स वाई कि इतनी सारे साइबर फ्रॉडस्टर्स अपने उद्देश्यों में लगातार सफल हो रहे हैं और नए नए तरीके कर रहे हैं। आप देखिए, आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि नए नए तरीके आ रहे हैं मार्केट में, नए नए तरीके आ रहे हैं लोगों को ठगे जाने के। वो क्यों हो रहा है? ये एक तरीका यदि आता है तो जो भी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसीज हैं, एलईए हैं, पुलिस है, वो उससे अवेयर करते हैं, लोगों को प्रयास करते हैं आप सबके सहयोग से कि लोग उसके बारे में जागरूक हों और उससे बचे रहें। जैसे ही इसके बारे में लोगों में जानकारी फैलती है, तो जो फ्रॉडस्टर हैं उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाते
तो फिर वो कोई नया तरीका ढूंढते हैं, तो वो नए तरीके से फ्रॉड करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें अवेयरनेस उस लेवल की चाहिए, लोगों को अवेयर उस स्तर पे होना पड़ेगा कि उनके किसी भी नए प्रकार जो आने वाले भी हैं वो भी सफल ना हो पाए। उनमें से ये भी एक तरीका है कि भाई जो ऐप है उसकी परमिशन हम अनावश्यक रूप से ना दें, चाहे वो हम ऐप डाउनलोड करने से हमें रुकना ही पड़े। बिल्कुल। लेकिन सुधीर जी, तो क्या यही सबसे बड़ा चैलेंज है? क्योंकि एक तो हम लोग देखते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को जब ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ग्रामीण परिवेश के अंदर जहां पर लोग थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को, वहां तक इनका एक्सेस हो गया। क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए इस तरह के जो मामले हैं बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं कि सामने आ जाते हैं कि लोगों को परेशान किया या कोई ऐप आपसे इंस्टॉल करवा लिया और फिर आपके साथ धोखाधड़ी या तो अब एक्सटॉर्शन तक शुरू हो गया? क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको लगता है? निश्चित रूप से चैलेंज बहुत बड़ा है और इससे बचने का तरीका मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि हम ऑनलाइन, जब ये हमारे सामने आ गया कि लोन ऐप डाउनलोड करा के उसके माध्यम से पर्सनल चीज़ों को एक्सेस ले लिया जाता है और उसके बाद उनका उपयोग उस लोगों को एक्सटॉर्ट करने में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम ऑनलाइन लोन लेने वाले सिस्टम से यदि हम कुछ समय तक अपने आप को अलग रखें, जब तक कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, तो इससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है और कोई तरीका नहीं होगा। हम ऑफलाइन लोन लें जैसे हम पहले लिया करते थे। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट वो परेशानी इस परेशानी की तुलना में काफ़ी कम होगी। चलिए सुधीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। तो हालांकि आपको जो सुधीर जी ने बात बताई है उसका ध्यान रखना है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई इस तरह की समस्या ना आए, ऑनलाइन अगर आपने लोन लिया और आपको परेशानी होनी शुरू हो जाए, तो उससे बेहतर यह है आप बैंक से जाकर के या फिर ऑफलाइन अगर आप लोन लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।